नमस्कार दोस्तों। तो अनफॉर्चुनेटली नेपाल में बहुत भयंकर फ्लैश फ्लड्स आए और वो इतने डिवास्टेटिंग थे जिसका मंजर आपने देखा ही होगा। कुछ इस प्रकार का मंजर था जो सा तस्वीरों में दिखा रहा है। इससे भी बुरा मंजर था। मैंने जानबूझ करके तस्वीरें लगाई नहीं है यहाँ पर क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। 157 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है इसके अंदर। 1500 लोग मिसिंग हैं और जिसमें से 300 इंडियंस भी हैं। आप समझ सकते हो कि ये कितना मैसिव रहा होगा। लेकिन इस डिजास्टर ने एक चीज़ बहुत तय कर दी। इस फ्लैश फ्लड ने एक बात तय कर दी है कि ह्यूमन इंटरवेंशन, व्हाट ह्यूमैनिटी कैन डू टू द प्लैनेट अर्थ, और उसकी वजह से जो डिजास्टर रिस्क है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। पूरी तरीके से ये जो पूरा फ्लैश फ्लड्स आया है इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ही पूरा गेम है जिसके वजह से ये इतने बड़े लेवल पर आया है। वरना फ्लड्स नॉर्मली आते हैं, नेपाल में भी आते हैं, भारत में भी फ्लड्स आते हैं, लेकिन शायद वो उतने डिवास्टेटिंग नहीं होते, या शायद हम पहले से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किए रहते हैं। लेकिन फ्लैश फ्लड्स के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये इतने क्विकली आते हैं। इन सम मिनट्स, इन सम आवर्स ये पूरा डिस्ट्रिक्ट को उड़ा ले जा सकते हैं। और वही चीज़ इस फ्लैश फ्लड ने करके दिखाया है। और इसीलिए ये बात साफ हो चुकी है कि ह्यूमन इंटरवेंशन अगर इसी तरीके से होता रहा, क्लाइमेट चेंज इसी तरीके से होता रहा, ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से होती रही, तो ऐसे बहुत सारे मैसिव डिजास्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगले 5 से 10 मिनट में मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि आखिर हम ये सिर्फ कह के नहीं निकल सकते कि भाई ह्यूमन इंटरवेंशन था, क्लाइमेट सब जानते हैं। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली किस ह्यूमन इंटरवेंशन से ये हुआ है, या क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग से एग्जैक्टली कैसे ये हो रहा है, उस पूरे फिनोमिनन को, उस पूरे प्रोसेस को हम इसमें स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं अगले 8 से 10 मिनट में। ये तस्वीर थी, ये सैटेलाइट तस्वीर है। आप देख सकते हो कि इस पूरा डिजास्टर का स्केल कितना बड़ा था। ये त्रिशूली रिवर है, बह रही है। आपको ये बिफोर की तस्वीर दिख रही है, आफ्टर की तस्वीर दिख रही है। कितना मैसिव डिजास्टर रहा होगा। इवन कहा गया कि जो त्रिशूली रिवर है, कुछ स्पॉट्स पर ये 50 से 100 फीट की हाइट भी ले लिया इसने। इतना मैसिव था और इतना ज़्यादा बोल्डर्स, रॉक्स, डेब्रीज इतना ज़्यादा थे इसके अंदर कि इसमें डिवास्टेशन, इमेंस डिवास्टेशन हुआ। और डेथ टोल लगातार राइज होता जा रहा है। अभी बॉडीज़ खोजी जा रही हैं, उसमें राहत कार्य चल रहा है। भारत ने ऑलरेडी अपना सपोर्ट जितना होता है वो सपोर्ट पहुंचाना शुरू कर दिया है। नेपाल की सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। बाकी सरकारों ने भी इसके लिए अपनी सॉलिडारिटी नेपाल के साथ में दिखाई है। लेकिन हमारा जो पूरा एजेंडा इस वीडियो का वो ये समझना है कि एक्चुअल में ये हुआ क्या है। अब देखिए, एट फर्स्ट हमें क्या लगेगा अगर हम इस पूरे प्रथम दृश्य इस चीज़ को देखें, तो क्योंकि ये मानसून सीजन हमारा चल रहा है और मानसून सीजन में जनरली क्या होता है कि बहुत हैवी रेनफॉल होती है और हैवी रेनफॉल की वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं। एंड लैंडस्लाइड्स कैन लीड टू दिस फ्लड्स या फ्लैश फ्लड्स। नाउ अगर हम देखें तो प्रॉब्लम यही है कि हैवी रेनफॉल एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है और हैवी रेनफॉल जो है वो मानसून में होगा ही, जाहिर सी बात है। और नेपाल तो यंग हिमालयास का पूरा रीजन है, वहाँ तो रेनफॉल की जो आशंकाएं हैं वो और ज़्यादा होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम डेटा देखें पिछले कुछ दिनों का, जो नेपाल की सरकार का भी डेटा है, चाइनीज़ गवर्नमेंट का भी डेटा है, दोनों नेपाल के हाइड्रोलॉजिकल अथॉरिटीज़ ने भी कहा है कि कोई ऐसा रेनफॉल इस पूरे रीजन में नहीं देखा गया है। इवन जो चाइना की अथॉरिटीज़ हैं, चाइना की तरफ से इंफॉर्मेशन आया है, उन्होंने भी कहा कि अपस्ट्रीम पर ऐसा कोई रेनफॉल हुआ ही नहीं है। आप इसको समझिए कि ये एग्जैक्टली हुआ कहाँ पर है, ये पूरी घटना हुई कहाँ पर है। ये अगर आपको नेपाल और तिब्बत का ये बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है रासुआ डिस्ट्रिक्ट। ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पर भोते, कोशी, लैंडेड, त्रिशूली रिवर सिस्टम है पूरा। 3 रिवर है मेनली, एक भोते कोशी, त्रिशूली रिवर। भोते कोशी जाके त्रिशूली रिवर में आगे मिल जाती है यहाँ पर इस पॉइंट पर, और उसके साथ साथ में फिर ये त्रिशूली रिवर आगे बढ़ करके आती है और यही गंडकी रिवर सिस्टम से जुड़ जाती है जो भारत में बाद में एंटर करती है। तो ये त्रिशूली रिवर एक तो बहुत बड़ी रिवर है, मैसिव वाटर फ्लो है इसके अंदर, और इसी के कारण जो है वो पूरा फ्लैश फ्लड्स आया है। इसी में पूरा फ्लैश फ्लड्स आया जिसने पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को गायब कर दिया। जो डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा इंपैक्टेड था वो रासुआ डिस्ट्रिक्ट था, और यही त्रिशूली रिवर थी जिसका जो हाइट था कुछ स्पॉट्स पे ये 5 से 50 से 100 फीट तक भी चला गया। तो जब यहां पर कोई हैवी रेनफॉल नहीं हुई और हैवी रेनफॉल की वजह से लैंडस्लाइड नहीं हुए, तो आखिर फिर ये फ्लैश फ्लड्स आए कैसे? और इसीलिए हमें इसको समझने के लिए थोड़ा सा इस पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ये कैसे हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इस मैप को दिखाना चाहता हूं और इस पूरे रिवर सिस्टम को समझाना चाहता हूं। ये आपको ग्लेशियर दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा हिमालयन ग्लेशियर है। और उसके बाद आपको 3 रिवर सिस्टम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक आपको लैंडे रिवर सिस्टम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, भोते कोशी रिवर यहाँ पर आ रहा है, और ये त्रिशूली से आकर के इस पॉइंट पर मिल रहा है। और ये जो पूरा रीजन है, जो त्रिशूली और भोते कोशी रिवर के बीच का जो पूरा रिवर है, यही पूरा डिस्ट्रिक्ट को रासुआ डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जहां पर ये फ्लैश फ्लड्स आए हैं और पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को बर्बाद करके रख दिया इन फ्लैश फ्लड्स ने। तो ये पूरा रिवर सिस्टम है, और क्योंकि ये ग्लेशियर्स के
तिब्बत के ग्लेशियर्स के बहुत करीब है, आप समझ सकते हो। तो वाटर फ्लो यहाँ पर जनरली भी बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज ग्लेशियर से पानी मेल्ट होता है, मेल्ट वाटर जो है वो यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर वैसे भी रिवर वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो काफ़ी ज़्यादा इसका रहता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ है। अब ये हुआ कैसे है, व्हाट कॉज द फ्लैट फ्लड्स, इसको हम समझते हैं। अब देखिए इनिशियली अगर इसको देखा जाए तो इनिशियली जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया, सबसे पहले उसको लगा, नेपाल की अथॉरिटीज़ ने भी इसको बोला कि हो सकता है ये अर्थक्वेक की वजह से आ गया हो। तो नेपाल की अथॉरिटीज़ ने बताया कि 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है जिसकी वजह से ये फ्लैश फ्लड्स आए हैं, जिन्होंने फ्लैश फ्लड्स को ट्रिगर कर दिया है। अब नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने तो इसको कोट भी कर दिया और उन्होंने कहा कि अर्थक्वेक की वजह से ये पूरा लैंडस्लाइड जो है हुआ है, और अर्थक्वेक के वजह से जो लैंडस्लाइड हुआ उसकी वजह से ये फ्लैश फ्लड्स आए हैं। हालांकि कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने इस बात को कहा कि ये बिल्कुल सतही गलत बात है। अर्थक्वेक की वजह से ना लैंडस्लाइड हुआ, क्योंकि 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था और उसकी वजह से कोई लैंडस्लाइड हमें वहाँ पर सैटेलाइट इमेजेस में दिखाई नहीं दे रहा है। तो अर्थक्वेक की वजह से ये नहीं हुआ है। उन्होंने सीधा सीधा इसको नकार दिया इस थ्योरी को, और उन्होंने अपनी थ्योरी दी कि ये जो फ्लैश फ्लड्स आए हैं इसका बहुत बड़ा कारण है ग्लेशियल कोलैप्स। इट वाज अ ग्लेशियल कोलैप्स। अब यहाँ से हमें ग्लेशियल कोलैप्स समझना पड़ेगा एंड हाउ इट एक्चुअली कॉज्ड फ्लैश फ्लड्स, इस पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके स्टेप 1 पर आते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ अ आइस रॉक एवलांच। अब आपने आइस रॉक एवलांच के बारे में सुना होगा। एवलांच बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ लैंडस्लाइड, लेकिन बस ये आइस की लैंडस्लाइड होती है, बस ऐसा समझ लो। जैसे हम मड का लैंडस्लाइड देखते हैं ना, मड और रॉक्स का लैंडस्लाइड होता है, पहाड़ी इलाकों में आप कभी गए होगे, समझ लीजिए बस ये आइस का लैंडस्लाइड यहाँ पर होता है, उसी को एवलांच कहते हैं। अब होता क्या है कि लैंडस्लाइड बेसिकली ये आइस की होती है, बहुत डाउनहिल ये मूव करते हैं आइस। अब क्योंकि बहुत स्टीप रेंजेस हैं और यंग माउंटेन रेंजेस जो हैं, यंग हिमालयन रेंजेस जो हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा स्टीप हैं, तो इनका ग्रेविटी की वजह से इनका फ्लो बहुत तेज होता है। प्लस इसके साथ में जब आइस के साथ में रॉक्स और सॉइल मिल जाते हैं, सेडिमेंट्स मिल जाते हैं, इट फॉर्म्स द आइस रॉक एवलांच। और आइस रॉक एवलांच क्यों होता है, जब ग्लेशियर्स अनस्टेबल होते हैं, वो नीचे के साइड मूव करते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, और फिर क्योंकि वो इतनी बड़ी ह्यूज मात्रा में, जब बहुत बड़े लेवल पर ग्लेशियर खुद कोलैप्स कर जाए और बहुत बड़े लेवल पर नीचे आए, तो उसमें जो साथ में लगे हुए रॉक्स होते हैं वो भी टूट करके उसमें मिल जाते हैं, उसमें पूरे जो ये आपका सॉइल होता है वो भी उसमें मिल जाता है, एंड बोल्डर सॉइल सब कुछ उसमें मिल जाता है, सेडिमेंट्स उसमें मिल जाते हैं, और फिर वो इवेंचुअली आइस रॉक एवलांच का फॉर्म ले लेते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि क्योंकि यहीं से सारा कुछ शुरू हो रहा है, यही सारे फसाद की जड़ है, द आइस रॉक एवलांच। आखिर ये आइस रॉक एवलांच आया कैसे, और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन का रोल यहीं से शुरू हो जाता है। इस आइस रॉक एवलांच का एकमात्र रीजन है, दैट इज क्लाइमेट वार्मिंग। क्लाइमेट वार्मिंग इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से ये आइस रॉक एवलांच आ रहा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ क्लाइमेट वार्मिंग बोल करके आगे नहीं निकल सकता। आई हैव टू गिव यू सम डेटा। डेटा क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। जो स्टडीज़ हैं, जो ICIMOD की लेटेस्ट 2026 की असेसमेंट रिपोर्ट है, उसका कहना है कि हिंदू कुश हिमालयास के अंदर ड्रामेटिक चेंजेस देखे जा रहे हैं। इन सारे अक्रॉस ग्लेशियर्स ये सारे ड्रामेटिक चेंजेस देखे जा रहे हैं। वो ड्रामेटिक चेंजेस क्या है कि ग्लेशियर का जो पूरा एरिया है, ऑल ओवर एरिया है, वो 12% ऑलरेडी डिक्रीज हो चुका है। अगर हम 1990 से 2000 तक का सिर्फ डेटा देखें तो सिर्फ 10 साल में 12% ग्लेशियर एरिया खत्म हुआ है। क्यों हुआ है? ड्यू टू वार्मिंग। इसके अलावा क्या हुआ है, इसके अलावा जो ग्लेशियर्स हैं उन्होंने अपना 27 मीटर जो आइस है वो थिकनेस उनकी कम हुई है, मतलब आइस थिकनेस कम हुई है, और 1975 से लेकर के अभी तक का ये डेटा है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो कंसर्निंग चीज़ है वो कि आइस जो लॉस हो रहा है वो डबल हो चुका है साल 2000 के बाद से। यानी कि 3 चीज़ें हुई। पहली चीज़ यहाँ पर बोली गई कि जो ऑल ओवर एरिया है आइस का वो लगातार 12% डिक्रीज हुआ। इसके अलावा जो आइस की थिकनेस है वो थिकनेस कम हुई, और आइस की थिकनेस क्योंकि कम हुई है तो आइस लॉस होना लगा, मतलब आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। मेल्ट हो रहा है, जो मेल्टिंग उसका रेट है वो डबल हो चुका है, बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा वार्मिंग शुरू हो रही है, वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स का एरिया कम हो रहा है और बहुत तेज़ी से ये पानी नीचे फ्लो होगा। अब यहाँ से प्रॉब्लम समझना, जब ये पानी फ्लो होता है नीचे की तरफ तो एक और मैकेनिज्म इसमें काम करता है, दैट इज मेल्ट वाटर दैट एंटर्स द क्रैक्स, और इसी को फिर हम आगे परमाफ्रॉस्ट भी बोलते हैं। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। तो अब जैसे पानी ग्लेशियर से कम हुआ, पानी ग्लेशियर से मेल्ट हुआ, ये नीचे की तरफ आया वाटर। जब ये नीचे की तरफ आता है तो ये जो मेल्ट वाटर है, जब ये डाउनवर्ड मूव करता है वार्मिंग की वजह से, तो
सरफेस मेल्ट होता है, तो ये वाटर जब नीचे आता है तो बहुत सारे रॉक्स में, ऐसे मान लीजिए रॉक है, ठीक है, ये रॉक है, अब ये कोई हमने मैकेनिकली अपने ह्यूमनली तो बनाया नहीं है, ये रॉक तो नेचुरल है, तो इसमें क्रैक्स होंगे, ऐसे बीच में मान लीजिए क्रैक है, तो ये पानी इस क्रैक्स में एंटर कर जाता है, इन क्रैक्स के अंदर, ये पानी इन क्रैक्स के अंदर से होता हुआ जाता है। ऐसे आपने देखा होगा क्रैक्स के बीच में चैनल्स होते हैं, इनमें ये एंटर कर जाता है। जब पानी इन क्रैक्स में एंटर करता है तो जब ठंडी का मौसम होता है, ठंड का जब मौसम होगा तो क्या होगा, ये पानी यहाँ पर जम जाएगा। ये पानी जब यहाँ पर जम जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखिए कि ये पूरा जो एक इतना बड़ा सा पूरा वैली है, और वैली के नीचे का बेस क्या है, आइस। तो ये पूरा इतना बड़ा सा रॉक, और इसके नीचे क्या, इसको बचाए हुए है, इसको संभाले क्या हुए है, इसको नीचे सपोर्ट क्या दे रहा है, आइस दे रहा है। यानी कि इस रॉक के नीचे अगर ये आइस ना होता तो ये रॉक नीचे गिरता या नीचे होता, लेकिन इसके अंदर का जो आइस है इसकी वजह से इसको पूरी तरीके से सपोर्ट मिला हुआ है, और इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। तो ये जो आइस है जब इसके अंदर एंटर करता है, ये इसको जमा देता है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। होता क्या है, जब वार्मिंग हुई तो ये आइस गलना शुरू हुआ, और ये आइस जब गला सो इट कोलैप्स्ड, ये नीचे की तरफ गिरा, और ये इतना बड़ा रॉक जब नीचे गिरेगा और इसके नीचे का रॉक नीचे गिरेगा, सो ये आप समझिए कितना मैसिव आइस रॉक एवलांच आएगा। और यही वहाँ पर हुआ है। जब ये परमाफ्रॉस्ट जो है ये ख़त्म हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, हुआ क्या है एग्जैक्टली, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब टेम्परेचर राइज हुआ है, इसकी वजह से परमाफ्रॉस्ट वार्म हुआ और ग्राउंड का जो आइस था वो गलना शुरू हुआ। रॉक फ्रैक्चर्स जो थे जिनको पूरा सपोर्ट वो आइस दे रहा था, वो सपोर्ट लूजन हुआ और ये पूरी तरीके से रॉकफॉल या लैंडस्लाइड होना शुरू हुआ। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पे। ये तो पूरा रॉक फ्रॉस्ट या लैंडस्लाइड हुआ। अब इसकी वजह से क्या हुआ, त्रिशूली रिवर जो बह रही है, जो दो रिवर सिस्टम्स पूरी बह रही हैं, अब ये जो पूरा आपका पूरा जो आपका लैंडस्लाइड शुरू हुआ, पूरा रॉक्स जो नीचे आना शुरू हुआ। अब मेरे पास वैसी इमेज नहीं थी त्रिशूली की, तो मैंने ये वाली इमेज आपकी ले ली है। ये जिंजियांग रिवर आपको दिख रहा है, तो मान लीजिए यहाँ से पूरा ये लैंडस्लाइड हो रहा है, मतलब एवलांच आ रहा है। एवलांच में पूरा ह्यूज डेबरी है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े रॉक्स हैं, बोल्डर्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, सॉइल्स हैं, सब कुछ है उसके अंदर। ये जब नीचे आ रहा है तो इसने क्या किया, यहाँ पर आकर के पूरा ये पानी का जो नेचुरल फ्लो था इसको ब्लॉक कर दिया। अब जब इसको ब्लॉक कर दिया तो यहाँ पर आपको क्या बनते हुए दिख रहा है, एक लेक नुमा आपको बनते हुए दिख जाएगा। ये रिवर था, रिवर के पानी के नेचुरल फ्लो को इन्होंने ब्लॉक किया और लेक बन गया। वही चीज यहाँ पर हुई, ये नीचे आया और इसने पूरी तरीके से रिवर को ब्लॉक कर दिया और एक टेम्पररी डैम जैसा काम करने लगा, एक ब्लॉकेज जैसा काम करने लगा। जो पूरा डेबरिस था इससे पानी पार नहीं हो पा रहा, एक ब्लॉकेज जैसा काम करने लगा। अब क्योंकि ये पूरा हाई ग्लेशियर रीजन है तो लगातार बर्फ जो है वो मेल्ट हो रही है, लगातार पानी जो है आ रहा है और बहुत तेज फोर्स में आ रहा है। ये इतना फोर्स में आया पानी कि इसने लेक को बढ़ते 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 बढ़ाते गया और प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो एकदम से बर्स्ट हुआ और पूरे डैम के, पूरे इस डेबरीज के साथ, बड़े बड़े रॉक्स, बोल्डर्स, सेडिमेंट्स के साथ ये डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ मूव हुआ और रिवर का जो पूरा चौड़ाई था वो भी बढ़ गया, रिवर की हाइट भी बढ़ गई, क्योंकि इतना पानी आ गया और रॉक्स, सेडिमेंट्स और इनके साथ में इतना पानी आया कि दैट प्रोड्यूस्ड अ फ्लैश फ्लड। इसकी वजह से ये फ्लैश फ्लड्स आए। और नॉर्मल फ्लड और फ्लैश फ्लड्स में यही फ़र्क होता है कि नॉर्मल फ्लड्स को कुछ समय लगता है, कुछ डेज लगते हैं, हमें पता भी होता है कि फ्लड्स आ सकते हैं, हम डैम से उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसलिए हमें आइडिया होता है। लेकिन ये कोई हमारा मैन मेड बनाया हुआ डैम नहीं था, ये लैंडस्लाइड की वजह से एक नेचुरल डैम बन चुका था जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। और ये सब 3-4 हज़ार फीट ऊपर चल रही है सारी एक्टिविटी, हमें इसका कोई आइडिया नहीं था। एंड दैट लेड टू द फ्लैश फ्लड्स। और फ्लैश फ्लड्स की यही दिक्कत होती है कि उसको रोक पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। वो कुछ घंटे, कुछ मिनट्स में सब पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को उड़ा ले जाता है, और वही चीज़ रासुआ डिस्ट्रिक्ट में हुई। अब ये पूरा का पूरा ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से है, और इसी तरीके से अगर ह्यूमन इंटरवेंशन चलता रहा तो हमारे डिजास्टर रिस्क और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और हम बहुत ज़्यादा घातक भी हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।